अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। आज के जो मेहमान हैं वो है इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर शेख एजाज साहब, जिन्होंने बतौर प्रिंसिपल इस कॉलेज में ऐसे फ़राइज़ अंजाम दिए जो काबिल सराहना है। सर, द कश्मीर स्टूडेंट में आपका बहुत-बहुत इस्तेमाल। शुक्रिया, थैंक यू। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से। मुल्क के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, चूँकि इस्लामिया कॉलेज को खुद मुख्तारी का दर्जा हासिल है और इस हवाले से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में इस्लामिया कॉलेज का एक अहम रोल रहा है। मज़ीद हम इस नई तालीमी पॉलिसी के बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हायर एजुकेशन की जो लीडरशिप है वो बहुत इसमें बहुत सी काविशें उनकी हुई हैं। उन्होंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि हमारे यूटी में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन्स नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के अंडर हुआ है और इस्लामिया कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है कि इस्लामिया कॉलेज पहला कॉलेज है जिसने बच्चों को खुशामद किया कॉलेज आने में अंडर NEP 2020। दैट मीन्स 1 अगस्त से हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं एंड इस्लामिया कॉलेज वाज द फर्स्ट कॉलेज टू स्टार्ट द क्लास अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से जो पूछ रहे हैं, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, बहुत ज़्यादा पॉलिसी प्लानर्स ने इस पे काम किया है। तो उनकी ये काविश रही है, उनकी ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन इस लिहाज से हुई है कि हम एक ऐसी पॉलिसी लाएँ जिससे हम ऐसे आउटकम्स हमें मिले जो हमारी सोसाइटी को आगे ले जाएँ, हमारे नेशन को आगे ले जाएँ और हमारे जो गोल्स हैं, जो इंटरनेशनल गोल्स सेट किए गए हैं एजुकेशन के बारे में, देयर इज़ अ 4th गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट and in that goal it has been envisaged कि जो education है that by 2030 we have to achieve this goal and for achieving that goal national education policy का major role है। जो national education policy 2020 में जो कॉर्नर स्टोन्स हैं इसके जो इसके मेन खादुखाल है उसमें इक्विटी एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है और इस पॉलिसी में मेजर डिसरप्शन है। मेजर डिसरप्शन मीन्स कि जो हमारी एजुकेशन अभी चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाया जा रहा है इस लिहाज से कि हमें हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स निकलने चाहिए जिससे हमारा नेशन आगे बढ़े। जो हमारे विजन है टुवर्ड्स एन इकोनॉमी है दैट वी वांट टू अचीव दैट कैन बी अचीव्ड विद दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपसे ये जानना चाहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रखे गए, आखिर इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या है? इनका प्रोसेस क्या है सही मानो में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एक स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दी गई है कि जब वो कोई एजुकेशन हासिल करता है उसकी कोई एजुकेशन ज़ाया ना हो जाए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था कॉलेज ड्रॉप आउट्स। एक स्टूडेंट जॉइन करता था कॉलेज एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वुड ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज, तो उसको कुछ नहीं मिलता था, उसके उसके एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलती थी। तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एक स्टूडेंट अगर कॉलेज अटेंड करता है तो ऐसा होता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको कोई चैलेंज आता है, उसको कॉलेज एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। तो उसकी वो एजुकेशन ज़ाया नहीं होती है। उसके लिए कॉलेज उसको एक सर्टिफ़िकेशन देता है, वो सर्टिफ़ाई करता है कि इसका 1 साल का या 2 साल का पीरियड ज़ाया नहीं हुआ है। इसको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगी या एक डिप्लोमा मिलेगा या 3 साल अगर वो कंप्लीट करता है डिग्री मिलेगी। चौथे साल के लिए नहीं जा रहा है, ऑनर्स प्रोग्राम के लिए नहीं जा रहा है, तो 3 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंटरवेंशन है इस पॉलिसी में कि मेरे पास भी अगर आप देखेंगे रूटीन में हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे डिस्चार्ज के लिए। कोई इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती थी, किसी को और कोई चैलेंज आता था, तो एक सिंपल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसको हम देते थे, तो उसको इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। अब उसको एक कंक्रीट फ़ायदा उसके लिए मिल रहा है। जैसे ही कॉलेजेस में एडमिशन सेशन शुरू होता है, देखा जाता है तलबा ज़्यादा तरजीह और अहमियत देकर एडमिशन के लिए इस्लामिया कॉलेज का इंतखाब करते हैं। सर, इसकी वजह हम आपसे ही जानना चाहेंगे। इसकी वजह ये है कि इस्लामिया कॉलेज क्यों स्टूडेंट आना चाहता है कि उसको लगता है कि इस कॉलेज में हमें वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वी स्ट्रिक्टली गो बाय 12th क्लास मेरिट और हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है एडमिशन। एडमिशन में इतना चैलेंज हमें रहता है कि हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं लेकिन हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते। हमारी इनटेक कैपेसिटी फिक्स्ड होती है। मैं आपको बताऊँ जैसे कॉमर्स में हमारे पास इस साल इनटेक कैपेसिटी 400 स्टूडेंट्स की थी। 40 स्टूडेंट को हमने पेमेंट कैटेगरी में भी एडमिट किया है। तो 440 स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं। इस तरह से बीबीए में हमारे पास 80 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, हमने उसको डबल करके 160 कर दिया है। 160 स्टूडेंट्स भी आए हैं और फिर पेमेंट कैटेगरी में भी स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये एक इस्लामिया कॉलेज की एक इन्फ्रादियत है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इस ख्याल से आते हैं कि हमें यहाँ एजुकेशन अच्छी मिलेगी और दैट्स व्हाई दे नॉक एट द डोर्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज।
हाल ही में कुछ महीने पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू व कश्मीर के लिए यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर प्रपोज किया, जिसके मुताबिक और सेम के एग्जाम्स दिसंबर में लिए जाएंगे और इवन सेम के एग्जाम जून जुलाई में लिए जाएंगे। क्या इस्लामिया कॉलेज इस एकेडमिक कैलेंडर को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? कॉलेज के लिए क्या चैलेंजेस आएंगे इस हवाले से? ये जो एकेडमिक कैलेंडर हायर एजुकेशन ने पब्लिश किया है, जो उन्हें अडॉप्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा मेजर लिया हायर एजुकेशन ने। इसको हम बिग टिकट रिफॉर्म भी कह सकते हैं। हमारा मेन इशू था एकेडमिक्स में, हमें डिले बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, उनको कोई नज़र नहीं आता था कि हमारी डिग्री कब कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए ये एक मेजर है, ऐसा है कि जिससे एक स्टूडेंट को पता चलेगा कि मेरी डिग्री कब कंप्लीट हो जाएगी और उसको पता रहेगा कि मेरा आगे का रोड मैप कैसा रहेगा। तो इस एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से इस्लामिया कॉलेज इसमें सबसे आगे है। हमने एकेडमिक कैलेंडर को स्टार्ट किया है, हमने 1 अगस्त क्लासेस स्टार्ट की हैं और दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, टाइम पे होंगे। और हमारा जो एकेडमिक जर्नी स्टूडेंट की है वो प्री डिफाइंड है और हमने पब्लिसाइज़ किया है उसको अपनी वेबसाइट पे। और हर एक स्टूडेंट को पता है, अपने डैशबोर्ड में उसको पता है मेरा एग्ज़ाम कब होगा, मेरे क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो इसमें कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हमने 3 महीने पहले स्टूडेंट्स को बोला है कि आपके एग्ज़ाम्स 3rd ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएँगे और वो 3rd ऑफ अक्टूबर को ही स्टार्ट हो जाएँगे और उनका जो क्लास वर्क नेक्स्ट 5th सेमेस्टर का है, उसका भी हमने डेट पहले ही उनको बताया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिफ़ॉर्म है। इसके दूरस्थ नताइज मिलेंगे, अच्छे नताइज मिलेंगे। और अभी इसमें कुछ रिज़र्वेशंस भी आ रही हैं सोसाइटी की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो इल फाउंडेड है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है कि हम 50 दिन की विंटर वेकेशंस देते हैं, 8 या 10 दिन की हम समर वेकेशंस देते हैं, वो इंटैक्ट है सिस्टम में। तो बियॉन्ड दैट जो एकेडमिक कैलेंडर है, ये एक रोड मैप, वेल डिफाइंड रोड मैप स्टूडेंट को दे रहा है, जो पहले नहीं था। सर, क्या आप हमें बताएँगे, जब से आपने इस कॉलेज में प्रिंसिपल का ओहदा सँभाला, आपने यहाँ की तालीमी बेहतरी के लिए और यहाँ जो बुनियादी ढाँचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए आपने क्या कुछ किया है? और इस हवाले से कौन-सा तरीक़ाकार अपनाया है और इसमें आप कितने कामयाब हो गए? देखिए, मैं कितना कामयाब हो गया हूँ, तो वो तो दूसरे ही लोग बताएँगे। लेकिन जब से मैंने यहाँ जॉइन किया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये एक ऐसा कॉलेज है, ये एक यूनिक कॉलेज है हमारे यूटी में और इसकी अपनी एक इनफरादियत है, अपनी एक यूनिकनेस है। उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। जो इसकी ऑटोनॉमी है, उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज़ किया है। इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप न्यू प्रोग्राम्स, हमने बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स किए, हमने मेक ओवर प्रोग्राम्स में किया है। वो हमने अपनी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। उसके बाद बियॉन्ड दैट हमें यहाँ पर एक ऐसे कुछ मेजर्स लिए हैं जो यूनिक हैं। हमने एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत यहाँ मेजर्स लिए हैं। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के सिलेबस को क्वांटिफाई करके रखा है और उनके हाथ में वो क्वांटिफाइड सिलेबस दिया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर किट्स। उनको पता चलता है कि हमें इस कोर्स में कितने लेक्चर्स देने हैं और इतने लेक्चर्स हमें टीचर दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से उसकी मैपिंग हो रही है। दूसरा, हमने एक कंटिन्यूअस असेसमेंट का यहाँ स्टार्ट किया है। जैसे स्टूडेंट की अप्राइजल होती है, जैसे स्टूडेंट क्या पढ़ता है, उसके बाद उसका एक एग्जामिनेशन होता है। नॉर्मली उसका एक सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है, तो हमने सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन को डिवाइड किया है। हमने 25% असेसमेंट रखी है थ्रू ए कंटिन्यूअस टेस्टिंग दैट वी कॉल एज T1 टू T4। उसमें स्टूडेंट को एवरी सेक्शन के बाद एक एग्जाम होता है और वो एग्जाम के मार्क्स उसको एड अप हो जाते हैं फाइनल एग्जाम में। तो ओनली हिज इवैल्यूएशन इज 25% ड्यूरिंग द कोर्स एंड रिमेनिंग 75% इज एट द एंड ऑफ ए सेमेस्टर। ये भी हमने मेजर लिया है एज एकेडमिक एक्सलेंस के हवाले से। और भी मेजर्स लिए हैं जिससे स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है लेकिन उसके आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर बात करें डिजी लॉकर की, कुछ महीने पहले सुनने को मिला स्टूडेंट्स का एकेडमिक डाटा जो डिजी लॉकर पे फराम रहेगा। इस हवाले से इस्लामिया कॉलेज से भी नोटिफिकेशन इजरा किया गया। तलबा को क्या फ़ायदा इससे? तलबा को इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत? देखिए, अगर आप देखेंगे आजकल एक ऐड आता है, आयुष्मान भारत का एक ऐड आता है। किसी पेशेंट को कहा जाता है कि ये रिकॉर्ड आपका कहाँ है, ये रिकॉर्ड कहाँ है, एमआरआई कहाँ है? वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आयुष्मान भारत में ये एक फैसिलिटी दी गई है कि जो भी इसके लिए रजिस्टर करता है, उसके जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, एक ही जगह रहते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो यही डिजिटल फॉर्मेट में कोई आपका रिकॉर्ड है, उसके लिए आप अपना एक अकाउंट खोलते हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, उसपे आप अपना एक अकाउंट खोलते हैं। तो उस अकाउंट में आप अपनी सारे जो आपकी एकेडमिक जर्नी है, उसके पेपर्स उसमें रखते हैं। तो कुछ पेपर्स आप खुद भी रख सकते हैं उसमें और कुछ जो पेपर्स हैं, जो कॉलेज में आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो ऑटोमैटिकली उसमें आ जाएँगे। तो उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उनकी अवेलेबिलिटी ईज़ी रह जाती है। जैसे कहीं पे आपने अप्लाई कर लिया, तो आपको वहाँ उनको टेस्टिमोनियल्स देने हैं, अपने ये ट्रांसक्रिप्ट्स देने हैं। तो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं, वो डिजिलॉकर उसको ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करता है। उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहती है। वो डिजिलॉकर से चेक करते हैं आपके और वो डॉक्यूमेंट्स उनको ऑथेंटिक मानते हैं। तो
तो हमने अपने कॉलेज में भी ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये थोड़ा-सा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने स्टार्ट किया है, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सब ने डिजिलॉकर पे अपने आप को रजिस्टर किया है और कॉलेज भी रजिस्टर कर रहा है अपने आप को। तो जो हम फ्यूचर ट्रांसक्रिप्ट देंगे स्टूडेंट्स के और जो प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको सबको हम डिजिलॉकर पे लाएँगे। हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 3 टायर फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है। इस हवाले से इस्लामिया कॉलेज से भी एक सर्कुलर जारी हुआ। जानना चाहेंगे 3 टायर फीडबैक सिस्टम आखिर क्या है और इसका क्या मकसद है? It's a 360-degree feedback system. It's a feedback system where there comes a feedback about the faculty, there comes a feedback about the college, even about the principal. See, about principal, the feedback comes in the way the college कैसा चल रहा है, यहाँ की amenities कैसे चल रही हैं, वो स्टूडेंट अपना एक फीडबैक देता है। फैकल्टी के बारे में भी फीडबैक आता है और स्टूडेंट दो टाइप का फीडबैक देता है, एक तो फैकल्टी के बारे में फीडबैक देता है और अपने कॉलेज के बारे में फीडबैक देता है। इसी तरह से फैकल्टी अप्राइजल भी इस पे हो रहा है। अभी हमारे पास जो हमारा सिस्टम था, जीएडी ने जो लॉन्च किया था सिस्टम, उसमें हमारा ये चैलेंज रहता था, हमारे टीचर्स कहते हैं हम इसमें क्या लिखेंगे? जैसे वहाँ पे आपने कितने टूर्स महीने में किए? हमारे टीचर्स को टूर्स नहीं होते। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने कॉल ली है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसमें टीचर अपना सारा परफॉर्मेंस इन करेगा, जो उसने परफॉर्मेंस दी है ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग अ क्वार्टर, एंड दैट विल बी इवैल्यूएटेड एंड देयर विल बी स्कोर्स गिवन ऑन दैट इवैल्यूएशन. So this is a complete feedback. This feedback is going to help us a lot. But what is important in this feedback is honesty. A student has to be very honest in giving the feedback. Feedback is blind for the student. स्टूडेंट को कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा फीडबैक में। जब स्टूडेंट अपना फीडबैक देगा, किसी को, ना प्रिंसिपल को पता चलेगा, ना टीचर को पता चलेगा इसने क्या फीडबैक दिया। लेकिन मेरी अपील स्टूडेंट्स की सही रहेगी, दे शुड गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक, बिकॉज द टीचर, व्हेन द टीचर टीच देम, वो बहुत मेहनत करता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर उसको कोई फीडबैक ऐसा देगा जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, वैसा फीडबैक नहीं होना चाहिए। फीडबैक होना चाहिए दैट इज ट्रू, जो करेक्ट फीडबैक है। अगर वो टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट वैसा ही फीडबैक, अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को वही फीडबैक देना है, ये स्टूडेंट टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। क्योंकि फीडबैक का मकसद ये है कि किसी को कॉर्नर करने का मकसद नहीं है, इसमें मकसद ये है दैट वी विल इम्प्रूव अवरसेल्व्स, बिकॉज फीडबैक विल कम पीरियडिकली। तो एक पीरियड में हमने ऐसा फीडबैक दिया है, तो दूसरे पीरियड में हम फीडबैक देंगे, वो फीडबैक बेटर होना चाहिए। तो मकसद यही डिपार्टमेंट का है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। विच हंटिंग नहीं है, किसी को कॉर्नर या टारगेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रोविजन नहीं है। सिर्फ सिर्फ ये है कि हमें फीडबैक मिले सो दैट हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मुझे फीडबैक मिले मेरा कॉलेज कैसा चल रहा है, तो मैं उस कॉलेज को, अपने कॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जो दूर-दराज़ तलबा यहाँ इस कॉलेज में ज़ेरी तालीम है, इनकी ये शिकायत है कि बहुत अरसे से कॉलेज के हॉस्टल खदमात बंद पड़े। यहाँ पे मैं बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब नई तामीर-शुदा गर्ल्स हॉस्टल, उसको भी अभी तलबा के लिए मयस्सर नहीं रखा गया है। सर, जिस वजह से तलबा को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या है? ये बॉयज़ हॉस्टल हमारा पहले बंद था, तो उसकी वजह से ये कोविड सेंटर डिक्लेयर हुआ था। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि दैट सिंस द कोविड हैज़ गॉन अ डाउन स्लाइड नाउ, तो हम इसको कॉलेज को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने हॉस्टल को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर अगर आप अभी हमारे हॉस्टल में जाएँगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। तो वो रिनोवेशन खत्म होगा, तो हॉस्टल स्टार्ट होगा। हमने एप्लीकेशन स्टूडेंट से माँगी है, हमारे पास अराउंड 189 एप्लीकेशंस आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, उनको हम पेरोज़ कर रहे हैं। तो शॉर्टली हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। जितना हमारे पास हॉस्टल ऑक्यूपेंसी पॉसिबल है, वो भी बिल्कुल मेरिट पे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज, वो फाइनलाइज हो जाएगा। और अभी हमारा उस पे ये कलरिंग का वर्क चल रहा है, वो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हॉस्टल स्टार्ट हो जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो हम टेक अप कर रहे हैं। अगर हमें उसका सोल्यूशन मिलता है इमीडिएटली, देन वी विल स्टार्ट दैट गर्ल्स। कुछ दिन पहले कॉलेज से एक नोटिफिकेशन इजरा हुआ, जिसमें तलबा को पार्किंग के हवाले से मुताला किया गया कि वो अपने व्हीलर्स को कैंपस के अंदर ना लाएं, सिर्फ टू व्हीलर्स को कैंपस के अंदर इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से कुछ तलबा में नाराज़गी भी देखने को मिलेगी। सर, आखिर इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजह, अगर आप आज कॉलेज में आए होंगे, आपने देखा होगा गाड़ियाँ हर जगह आपने देखी होंगी। ये गाड़ियाँ हमारे फैकल्टी की हैं, फैकल्टी को दूर से आना पड़ता है, उनकी गाड़ियाँ हैं। तो तुलबा के लिए अगर हम फैसिलिटी ओपन करेंगे, हमारे पास 3865 स्टूडेंट है कॉलेज में। अगर 50% या 25% ही स्टूडेंट्स गाड़ियाँ लाएँगे, वो कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे उतनी जगह नहीं है, कॉलेज के पास उतनी जगह नहीं है। लेकिन कॉलेज ने ये उनको बोला है कि अगर वो टू व्हीलर्स यूज़ करते हैं, टू व्हीलर्स के लिए हम सफिशिएंट उनको पार्किंग देंगे। हमने पार्किंग रखी है और हमने एक और अंडरग्राउंड पार्किंग क्रिएट की है, उसमें अराउंड 400-500 बाइक्स या स्कूटीज़ आएँगे, तो वो फैसिलिटी उनके पास रहेगी। लेकिन गाड़ियों का प्रोविज़न तो कॉलेज के पास नहीं है, हमारे कॉलेज के पास स्पेस नहीं है। स्पेस का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यहाँ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी हमारे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट आता है। तो जितनी गाड़ियाँ हमें पॉसिबल है फैकल्टी की, वो हम अकोमोडेट करते हैं।
तो बाकी हमारे पास जगह नहीं है जहाँ हम गाड़ियाँ लगाएँ। आखिर में आपका पैगाम या मशवरा क्या रहेगा तलबा के लिए जो इस कॉलेज में ज़ेरी तालीम है? मेरे लिए उनके लिए सबसे बड़ा मशवरा ये है कि डिसिप्लिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। Discipline is the most important thing because if there is discipline in the college, then everything will fall in line. अभी तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कॉलेज में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी क्लासेस देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन एक चैलेंज रहता है हर वक्त, तो स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी उनको लगता है कोई डिसिप्लिन में चैलेंज आता है, उनको डिसिप्लिन कमेटी के पास जाना चाहिए, उनको मेरे पास आना चाहिए, एंड दे शुड नॉट देमसेल्व्स इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी व्हिच विल डिबार देम फ्रॉम द कॉलेज। तो नाज़रीन, ये थी इस्लामिया कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल इज़्ज़त-माब प्रोफेसर शेख एजाज साहब। ये हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने कीमती लम्हात में से कुछ वक्त हमारे साथ बातचीत करने में निकाला। सदर कश्मीर स्टूडियो में बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बेसिकली मकसद भी है इस इंटरव्यू का यही होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स इन्फॉर्म होने चाहिए व्हाट वी आर डूइंग इन द कॉलेज। थैंक यू। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशिक को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।